हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जीके एकेडमी पे। तो आज का टॉपिक हम लोग हिंदी पेडागोजी से लेकर आए हैं। आप लोग थंबनेल में जरूर देखे होंगे हिंदी हिंदी पेडागोजी। तो इससे हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो कि 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसको हम लोग आसानी से करेंगे और बहुत अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आप लोग जिस इस चैनल पे जो लोग नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हिंदी से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिंदी पेडागोजी का पहला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन होता है जब भाषा अर्जन होता है जब क्या होता है? बच्चों को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं, बच्चे को पुरस्कार या दंड दिया जाता है, बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं और बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। तो क्या होगा ऑप्शन इसमें हमारा? तो देखिए, जब भाषा अर्जन होता है तो बच्चा क्या करता है? सचेतन मतलब बिना चिंता किए ध्यान देता है और भाषा ग्रहण करता है। तो ऑप्शन इसमें हमारा क्या होगा? ऑप्शन हमारा इसमें डी सही होगा। ठीक, इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा। पहला क्वेश्चन का ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भाषा शिक्षक के रूप में भाषा शिक्षक के रूप में हमें व्याकरण का डैश डैश ज्ञान होना चाहिए। तो हमें ज्ञान होना चाहिए क्या? अव्यक्त तथा व्यक्त दोनों, सुस्पष्ट अव्यक्त तथा सुस्पष्ट दोनों, और विस्तृत। तो भाषा शिक्षक के रूप में हमें व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो देखिए, इसमें ज्ञान होना चाहिए अव्यक्त तथा सुस्पष्ट होना, दोनों हमारा इसमें होगा। ठीक, तो ये अव्यक्त तथा सुस्पष्ट दोनों हमारा इसमें होना चाहिए भाषा शिक्षक के रूप में। ठीक, आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन इसमें हमारा थर्ड सही है। ठीक, सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आरंभ में पृथक उदाहरण के माध्यम से नियम समझाकर बार बार नियमों का अभ्यास कराना। ठीक ना? आरंभ में जब स्टार्टिंग में क्या होता है, पृथक करके अलग 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 उदाहरण देके माध्यम से क्या किया जाता है? नियम को समझाया जाता है। तो उसमें क्या होना चाहिए? नियमों का अभ्यास कराना चाहिए। पहला ऑप्शन कर रहा है संदर्भ के व्याकरण की विशेषता, संदर्भ में व्याकरण की सीमा और निगमन उपागम की विशेषता, निगमन उपागम की सीमा। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा? तो देखिए, इसमें क्या होगा, जब निगमन उपागम की विशेषता बताई जाती है तो यह क्या करता है? तो इसमें क्या करता है यह? ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा इसमें सी सही होगा। ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा। तो इसमें निगमन उपागम की विशेषता बताया जाता है। ठीक ना? नियमों का अभ्यास कराया जाता है। देखिए, आप दिया है नियमों का अभ्यास किया जाता है। निगमन में क्या होता है? पहले नियम का अभ्यास किया जाता है, उसके बाद उदाहरण दिया जाता है। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण के विषय में सही है? कौन सा व्याकरण शिक्षण के विषय में सही है, आपको बताना है। शिक्षकों को स्वयं के व्याकरण ज्ञान को सुधारना चाहिए, व्याकरण को अलग से समझना चाहिए, व्याकरण को संदर्भ में समझना चाहिए, शिक्षक के द्वारा जीवन के प्रत्येक पहलू में व्याकरण सिखानी चाहिए। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा? तो देखिए, इसमें ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? इसमें व्याकरण को संदर्भ में समझना चाहिए। क्या है? व्याकरण को हमें संदर्भ में समझना चाहिए, तभी तो शिक्षण के व्याकरण शिक्षण के विषय में सही होगा। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा? तो इसमें हमारा सी सही है, वो ऑप्शन होगा व्याकरण को संदर्भ में समझना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट आगे। क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में साहित्य डैश डैश के रूप में कार्य करता है। तो पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में साहित्य क्या करता है? किसके विषय में कार्य करता है? प्रामाणिक स्रोत के, प्रेरणात्मक स्रोत के, बाधक तत्व के, अतिरिक्त बोझ के। तो किसमें सहायक करता है? तो देखिए, इसमें प्रामाणिक स्रोत जो होता है यह साहित्य उसके रूप में कार्य करता है। प्रामाणिक स्रोत जो होता है साहित्य उस पर काम करता है। इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, वह गतिविधि जिसमें पठन सामग्री को सुनना, टिप्पणी लिखना तथा पठन सामग्री को पुनः लिखना सम्मिलित, यह क्या कहलाता है? तो देखिए, सुनना, टिप्पणी लिखना तथा पठन सामग्री को पुनः लिखना निम्नलिखित में से यह क्या कहलाता है? श्रुत लेख, सुनी गई पाठ्य सामग्री की पुनः निर्मित,
और कथन विशेषता दो या दो से अधिक भाषा का प्रयोग करना। इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? तो देखिए इसमें पहले दे रहा है कि सुनना फिर टिप्पणी लिखना, सुनना फिर लिखना फिर पढ़ना। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा, ठीक ना। पहले सुनी गई पाठ्य सामग्री की पुनः निर्मित की जाती है। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा, ठीक ना। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट चलते आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या हम जानते हैं कि वास्तव में क्रिया कहाँ हो रही है? यह प्रश्न किस लिए है? क्या वास्तव में हम जानते हैं कि क्रिया कहाँ हो रही है? तो यह प्रश्न किस लिए है आपको बताना है। तो देखिए तथ्यात्मक पठन के लिए, निष्कर्ष निकालने से जुड़े पठन के लिए, सूचना दर्शाने के लिए, शब्द संपदा की जांच के लिए। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा आप लोग बताइए। तो इसमें ऑप्शन क्या करता है? वास्तव में क्रिया कहाँ हो रही है ये बताने के लिए। इसमें देखिए कहाँ हो रही है क्रिया? निष्कर्ष निकालने से पहले, निष्कर्ष निकालने से जुड़े पठन होगा, ठीक, या पठन के लिए किया जाता है, ठीक ना। यह इसलिए यह प्रश्न है, ठीक, यह प्रश्न इसलिए इसमें दिया गया है। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जब बच्चे या तो खुद से बात करते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति की खुशी के लिए जो उस समय चल रही गतिविधि में शामिल है, वह किस तरह के भाषण में शामिल है? तो यह किस तरह के भाषण में शामिल है? जब बच्चे या तो खुद से बात करते हैं तो यह किसी ऐसी व्यक्ति की खुशी के लिए इसमें किस तरह का भाषण में शामिल होगा? सामाजिक भाषण में, निजी भाषण में, आत्म केंद्रित भाषण में, व्यक्तिगत भाषण में। तो किस में होगा आपको बताना है। तो देखिए यह जब खुद से बात करता है तो बच्चा यह निजी भाषण में शामिल होगा। ऑप्शन इसमें बी हमारा सही होगा, ठीक ना। यह ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग। देखिए जब एक शिक्षक एक खेल पढ़ने के दौरान विद्यार्थियों को इन चरणों का पालन करने का निर्देश देती है। प्रत्येक अनुच्छेद या खंड के लिए एक शीर्षक वाक्य खोजे या लिखें। कई विशिष्ट बिंदुओं को समाहित करने वाले मुख्य विचारों की पहचान करें। प्रत्येक मुख्य विचार के लिए कुछ सहायक जानकारी प्राप्त करें। अनावश्यक जानकारी या विवरण को हटा दें। शिक्षक के यहाँ किस रणनीति का उपयोग कर रही है? इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो इसमें क्या कर रहा है? पहचानना, सारांशित करना, अनुमान लगाना और स्पष्ट करना। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो देखिए यह जो पूरा पढ़ रहा है यह अनुच्छेद, इसमें क्या होगा? यह ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। यह सारांशित करता है, ठीक ना। एक शिक्षक जैसे लेख पढ़ने के दौरान विद्यार्थियों को इन चरणों को पालन करने का निर्देश देता है, तो यह क्या करता है? यह सारांशित करता है, बच्चों को यह सारांशित करता है, ठीक। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन है? तो इसमें कौन सा अधिगम के लिए आकलन है? यहाँ निम्नलिखित होगा। निम्नलिखित में से अधिगम के लिए कौन सा लिए आकलन है आपको बताना है। इसमें कौन सा सही होगा? सत्र के अंत में विद्यार्थियों की प्रगति की मॉनिटरिंग करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर आकलन तैयार करना, वर्ष के अंत में विद्यार्थियों की प्रगति जानने के लिए आकलन करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी और इसमें सुधार करने के लिए आकलन तैयार करना, और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जैसी आकलन संबंधी गतिविधियां। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो इसमें अधिगम के लिए आकलन, तो इसमें ऑप्शन हमारा इसमें सी सही होगा। इसलिए देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की गतिविधि निगरानी और इसमें सुधार करने के लिए आकलन किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। अधिगम के लिए आकलन किया जाता है, ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आरंभिक वर्षों के दौरान बच्चे दीवारों, फर्श, कागज आदि पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं, यह क्या है? तो आरंभिक वर्षों के दौरान बच्चे क्या करते हैं? दीवारों पर बहुत से आप देखे होंगे कि बच्चे चाक पा जाते हैं तो उससे अलग अलग पेन से बना देते हैं, कुछ चित्र बनाते हैं, लाइन खींच देते हैं। तो यह क्या है आपको बताना है। तो यह क्या है? आरंभिक साक्षरता का भाग है। अधिगम के लिए इसके लिए कोई मान्य नहीं है। गणित का सीखना है और भाषा अधिगम है। इसमें देखिए क्या करता है, यह एक
आरंभिक साक्षरता का भाग है। जो बच्चे प्रारंभ में आरंभ करते हैं यह उनकी साक्षरता का भाग है। वो लिखते हैं, कुछ बनाते हैं दीवारों पर, तो यह आरंभिक साक्षरता का भाग है। ऑप्शन इसमें हमारा ये सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12। कक्षा 1 की भाषा की पाठ्य पुस्तक में पहले पृष्ठ पर मेले के दृश्य का चित्र छपा हुआ है। इसमें कोई शब्द या वाक्य नहीं लिखा हुआ है। शिक्षार्थियों के लिए इसका क्या उद्देश्य है, आपको बताना है। तो शिक्षार्थियों के लिए इसका क्या उद्देश्य है। कक्षा 1 की किताब में पहले पृष्ठ पर क्या है, मेले का चित्र छपा है। आपको बताना है क्या इसका उद्देश्य है। चित्रों को देखने में मजा आता है, चित्रों को समझना तथा विश्लेषण करना, उन्हें ऐसे चित्र बनाने के अवसर प्रदान करना, पुस्तक पठन में उन्हें धैर्य में वृद्धि करना। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा, जो कि चित्र को समझना और उस पर विश्लेषण करना, यह इसमें इसका उद्देश्य है। ठीक, तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भाषा अधिगम में युक्ति के रूप में कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या है। भाषा अधिगम में युक्ति के रूप में कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो इसमें उद्देश्य क्या है। शिक्षार्थियों को नैतिक शिक्षण देना, शिक्षकों को कहानी याद करने में समर्थ बनाना, और शिक्षार्थियों को कहानी के पठन के लिए समर्थ बनाना, शिक्षार्थियों को भाषा सीखने के मौके देना। यहाँ पे शिक्षार्थी, शिक्षक नहीं होगा, शिक्षार्थी होगा यहाँ पे। ठीक, शिक्षार्थियों को कहानी याद करने में समर्थ बनाना। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, ऑप्शन हमारा डी सही होगा। शिक्षार्थियों को भाषा सीखने के मौके देना। शिक्षार्थियों को क्या करना चाहिए, भाषा सीखने का मौका देना चाहिए, उसे कहानी सुनने का उद्देश्य है। ठीक, तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही होगा। ठीक, नहीं चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक अध्यापक कक्षा 4 में 2 के जोड़ों में कार्य करवाती है। वह विद्यार्थियों को एक वेटर बनाने और विद्यार्थियों को ग्राहक बनाने के लिए करती है और प्रत्येक जोड़ों को आपस में संवाद करने के लिए करती है। यदि गतिविधि किस में सुधार लाने के लिए सबसे कम योगदान देती है, तो आपको बताना है। तो किसमें सुधार लाने के लिए, अभिव्यक्ति में स्पष्टता, सक्रिय श्रवण, वाक्य रचना, शब्द संपादन। तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए प्रत्येक जोड़ों को आपस में संवाद करने के लिए कहती है। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही होगा। शब्द संपदा के, यह संपदा नहीं है, संवाद होगा। शब्द संवाद के लिए ये किया जाता है। ठीक ना, ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के आकलन का सबसे प्रभावशाली उपकरण है। तो भाषा सीखने का प्रभावशाली आकलन कौन सा है। लिखित परीक्षा, श्रुत लेख, दंत कार्य, अवलोकन। इसमें कौन सा है। तो भाषा सीखने के आकलन का सबसे प्रभावी उपकरण आपको बताना है। तो यह कौन सा होगा। देखिए यह ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसमें अवलोकन होगा, जो कि भाषा सीखने के आकलन का प्रभावशाली उपकरण है। यह बच्चे इसमें क्या करते हैं, अवलोकन करेंगे तो उससे भाषा सीखने की आकलन होगा, भाषा सीखने में मदद होगी। ऑप्शन इसमें हमारा डी सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी के पठन अवबोधन का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को कहा। तो अवबोधन का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को कहा, यह आपको बताना है। तो किसने कहा, विद्यार्थियों को अपने शब्दों में दोबारा सुनाओ या कहानी के मुख्य बिंदु बनाओ। यह ऑप्शन, और बी ऑप्शन, कहानी के पात्रों में से किसी एक के आधार पर दैनंदिनी का मतलब डायरी बनाना। ठीक, डायरी बनाना। और पहचाने गए शब्दों के समूह का स्वयं प्रयोग करें और विषय के लाभ तथा हानि पर चर्चा करें। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा, आपको बताना है। देखिए पठन और बोधन का मूल्यांकन करने के लिए इसमें ऑप्शन इसमें हमारा डी सही होगा। कहानी को अपने शब्दों में दोबारा सुनाओ या कहानी के मुख्य बिंदु बताओ। इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए इसमें हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17। विद्यार्थी का आकलन करते समय शिक्षक को बच्चे की प्रगति की तुलना किससे करनी चाहिए, आपको बताना है।
तो शिक्षक को बच्चे की प्रगति की तुलना किससे करनी चाहिए आपको बताना है। तो देखिए, कक्षा में अन्य बच्चों के साथ यह नहीं करना चाहिए। तीव्र गति से सीखने वाले बच्चों के साथ यह भी नहीं करना चाहिए। धीमी गति के बच्चों के साथ यह भी नहीं करना चाहिए। अधिगम के उसके पिछले स्तर के साथ तुलना करना चाहिए कि तुम पिछले स्तर पे कैसे थे और अब कैसे हो, तो उससे तुलना करना चाहिए। उसके बच्चों के प्रगति की तुलना करना चाहिए। ऑप्शन इसमें हमारा डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों को कविता से परिचित कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से सबसे कम तर्कसंगत कारण कौन सा है। सबसे कम तर्कसंगत पूछ रहा है, कारण कौन सा है आपको बताना है। इसमें गीतों के माध्यम से अधिक सरलता से शब्द भंडार अर्जित करने में बच्चों की मदद करना, शिक्षार्थियों की रटने और प्रत्यास्मरण की योग्यता का संवर्धन करना और शिक्षार्थियों को भाषा का प्रयोग करने के विभिन्न तरीकों की खोज करने की अवसर। ये तो ऑप्शन हमारा इसमें सही है। इसमें हमारा कम तर्क पूछ रहा है, इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा। और अपने भाव राय अभिव्यक्त करने में शिक्षार्थियों की मदद करना, तो ये भी सही है, लेकिन हमें कम तर्कपूर्ण खोजना है। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा। शिक्षार्थियों की रटने और प्रत्यास्मरण की योग्यता का संवर्धन करना। प्रत्यास्मरण का मतलब उसको कम याद रखने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, और यह ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। तो यह ऑप्शन इसमें डी हमारा बी हमारा सही गलत है, जो कि कम तर्कपूर्ण, तो इसमें हमारा यही ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों ने मैं पर एक निबंध लिखा। निम्नलिखित में से कौन सा चरण सीखने के रूप में आकलन के सबसे नजदीक है। आकलन के सबसे नजदीक है आपको बताना है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा आपको बताना है। जल्दी में जल्दी बताइए। प्रत्येक शिक्षार्थियों से कहना कि वह सोचे कि उन्होंने यह कैसे निर्धारित किया कि उन्हें क्या कुछ शामिल करना है। ऑप्शन बी करा है, शिक्षक मानदंड निर्देश के आधार पर निबंधों को अंक देते हैं और उचित ग्रेड देते हैं। ठीक, और शिक्षक शिक्षार्थियों को सुझाव के साथ रचनात्मक पृष्ठ पोषण देते हैं। और इसमें क्या कर रहा है ऑप्शन डी क्या कर रहा है आपको देखिए। प्रत्येक शिक्षार्थी से 5 अन्य निबंध पढ़ने और अपने पसंद के निबंध का चयन करने के लिए करना। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन हमारा ये सही होगा, जो कि प्रत्येक शिक्षार्थियों से कहना कि वह सोचे कि उन्होंने वह कैसे निर्धारित किया कि उन्हें क्या कुछ शामिल करना है। तो यह बच्चों को तर्क करने के लिए, सोचने के लिए कहना कि उसमें क्या क्या शामिल करना है। ठीक, तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भाषा के साथ संलग्नता का अर्थ है। संलग्नता का अर्थ है आपको बताना है। शिक्षक शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते हैं और शिक्षार्थी उद्देश्यों के लिए भाषा में कार्य करते हैं, और शिक्षार्थी तथा शिक्षक मिलकर व्याकरण के नियमों पर कार्य करते हैं। शिक्षार्थी भाषा के स्वनिमित नियमों का इस्तेमाल करते हैं तथा सीखते हैं। तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, भाषा के साथ संलग्नता। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। शिक्षार्थी उद्देश्यों के लिए भाषा में कार्य करते हैं। शिक्षार्थी क्या करते हैं, उद्देश्यों के लिए भाषा में कार्य करते हैं। इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण पाठ शिक्षण के संबंध में गलत है। तो पाठ शिक्षण के संबंध में गलत है, आपको गलत चुनना है इसमें। तो इससे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए और आंसर पढ़िए। ठीक, और इस चैनल पर जो लोग नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर शिक्षा बिंदुओं के स्रोत के रूप में पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करना, वाचन कार्य के दौरान शिक्षार्थियों की अशुद्ध भाषा के उदाहरणों का प्रयोग करना, और शब्दों तथा संरचनाओं को दिखाने के लिए चित्रों का प्रयोग करना, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना जो शिक्षण बिंदुओं का उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा देखिए। इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा, जो कि शब्दों तथा संरचनाओं को दिखाने के लिए चित्रों का प्रयोग करना। यह ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किस पद्धति में शिक्षक को
किस पद्धति में शिक्षक को सभी पद्धतियों के बारे में जागरूकता होना चाहिए या ऑप्शन बताना है। तो किस पद्धति के बारे में जागरूकता होना चाहिए? व्याकरण अनुवाद पद्धति में, प्रत्यक्ष पद्धति में, गतिविधि आधारित अधिगम में, विभिन्न दर्शन ग्राही और ग्रहणशील पद्धति में आपको बताना है किसमें होना चाहिए शिक्षक को। इसमें सभी डी ऑप्शन इसमें सही होगा। विभिन्न दर्शन ग्राही और ग्रहणशील पद्धति में जागरूक होना चाहिए शिक्षक को। ठीक, ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा उपागम शिक्षार्थियों को संप्रेषणात्मक दक्षता उत्पन्न करता है? संप्रेषणात्मक दक्षता उत्पन्न करता है आपको बताना है संरचनात्मक उपागम, रचनावाद उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, कौशल आधारित उपागम। आपको यह बताना है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें संप्रेषणात्मक दक्षता उत्पन्न करता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा, जो कि संप्रेषणात्मक उपागम, यह ऑप्शन हमारा सी सही है इसमें। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की पूर्व अपेक्षित शर्तें क्या हैं? तो पूर्व अपेक्षित शर्तें क्या है? सुनना, बोलना एवं अंकगणित। ठीक, पढ़ना लिखना एवं अंकों के साथ मूल संक्रियाएं, लिखना पढ़ना एवं पर्यावरण अध्ययन, पढ़ना लिखना एवं अंकों के साथ खेलना। यह ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें आपको बताना है। तो देख बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की पूर्व अपेक्षित शर्तें हैं कि पढ़ना लिखना और अंकों के साथ मूल संक्रियाएं करना। यह ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। ठीक ना, 24 का बी सही है ऑप्शन इसमें पढ़ना लिखना और अंकों के साथ मूल संक्रियाएं करना। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। क्वेश्चन नंबर 25। भाषा कक्षा में काव्य। भाषा कक्षा में काव्य, इसका मतलब आपको डैश डैश बताना है इसके आगे। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? वैसे ही पढ़ाना चाहिए जैसे गद्य पढ़ाया जाता है। कवि का विस्तार से परिचय देने के बाद ही पढ़ाना चाहिए। समझने, सराहना करने और आनंद लेने के लिए करना। कवि और कविता के बारे में अधिक जानकारी। इसमें देखिए, जब काव्य पढ़ाया जाता है भाषा कक्षा में, तो इसमें क्या कहता है? कवि का विस्तार और परिचय देने के बाद ही पढ़ाना चाहिए। इसमें ऑप्शन ये हमारा बी सही है। ठीक ना, इसमें ऑप्शन बी हमारा सही है। जो काव्य जब पढ़ाया जाता है तो कवि का विस्तार किया जाता है, उसका परिचय दिया जाता है। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ते हैं आंसर। भारतीय कक्षाएं बहुमुखी कक्षाएं होती हैं और बहुभाषिकता के इस संदर्भ में कौन को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपको बताना है कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, आपको बताना है। आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। देखिए, इसमें शिक्षक को शिक्षार्थी की भाषा का नजरअंदाज करते हुए विद्यालय की भाषा पर ध्यान देना चाहिए। ये गलत है ऑप्शन। शिक्षक को क्या करना है? शिक्षार्थी की भाषा को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और घर की भाषा या मातृभाषा घर पर बोलनी चाहिए, विद्यालय में नहीं। ये बोलनी चाहिए घर की भाषा, और विद्यालय में भी बोल सकते हैं। और भारत में एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए तथा शिक्षार्थियों को उन भाषाओं की प्राथमिकताओं के अनुसार प्रवेश लेना चाहिए। नहीं तो ऐसी गलत है। भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं और अलग अलग भाषाएं बहुत सी बोली जाती हैं। जिसको जिस भाषा में बच्चा सीखता है उस भाषा में उसको सिखाना चाहिए। ठीक, तो इसमें ऑप्शन हमारा ये तो तीनों कट गया, तो ऑप्शन हमारा क्या बच्चा? डी। यही ऑप्शन हमारा सही है। शिक्षक शिक्षार्थियों को उनके स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्त हेतु प्रोत्साहित करने तथा उनके विचारों को सम्मान देना चाहिए। ठीक है, शिक्षक को क्या करना है? उसकी ही भाषा में उसको प्रोत्साहित करना चाहिए और सम्मान देना चाहिए। ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27। भाषा के उत्पादक कौशल हैं। भाषा के उत्पादक कौशल हैं, आपको बताना है कौन है? पठन तथा लेखन, पठन तथा श्रवण, वाचन तथा लेखन और वाचन तथा श्रवण। भाषा के उत्पादक कौशल हैं तो कौन सा है? तो देखिए, उत्पादक कौशल वाचक और लेखन है। वाचक और लेखन है, वाचक तथा लेखन ये दोनों उत्पादक कौशल हैं भाषा के। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
28 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रामाणिक श्रवण का उदाहरण है? प्रामाणिक श्रवण का उदाहरण है सस्वर पाठन, कहानी सुनाना, रेडियो प्रसारण करना, गीत गाना। यह आपको बताना है तो कौन सा है? तो यह प्रामाणिक श्रवण, तो प्रामाणिक रेडियो प्रसारण जो होता है इसमें सिर्फ सुना जा सकता है, ठीक ना। यह इसमें प्रामाणिक श्रवण इसमें सिर्फ सुना जाता है तो यह रेडियो जो है प्रसारण जो यह श्राविक प्रामाणिक श्रवण के उदाहरण हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। व्याकरण इकाइयों को गतिविधियों के माध्यम से स्पष्ट तथा रोचक तरीके से प्रस्तुत किए जाना चाहिए। इसमें आपको बताना है स्पष्ट तथा रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आपको ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? शिक्षार्थियों को तभी करने का नियमों को समझने में सहायता करनी चाहिए और शिक्षार्थियों को नियम कंठस्थ करने में, तो बच्चों को नियम कंठस्थ नहीं कराना चाहिए और शिक्षार्थियों को इससे करने या ना करने की आज़ादी महसूस करने में मदद करनी चाहिए। ये भी ऑप्शन इसमें हमारा गलत है। और शिक्षार्थियों को अपने कार्य की मॉनिटरिंग करने में सहायता मिलती है। तो शिक्षार्थियों को अपने कार्य को मॉनिटरिंग अपने आप ही नहीं कर सकता और टीचर करेगा, तो इसमें ऑप्शन हमारा डी भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या बचा? ए। इसमें ऑप्शन हमारा ए सही है, ठीक। इसमें ऑप्शन हमारा ए सही है, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। आज का लास्ट क्वेश्चन है कहानियां बच्चों के भाषा विकास के किस पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करती है? कहानियां बच्चों के भाषा विकास के लिए किस पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करती है? केवल मौखिक अभिव्यक्तियों को, कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मकता को, केवल लिखित और व्याकरण एवं मानक। तो आपको बताना है। तो देखिए ये जो केवल है, ये भी केवल जो इसमें है ये निगेटिव वर्ड है, ठीक ना। अगर ऐसे वर्ड पेपर में देखे तो पहले ही ऑप्शन वो गलत हो जाएगा। इसमें ऑप्शन हमारा केवल ये निगेटिव वर्ड है, तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? 2 ऑप्शन बचा है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें देखिए कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का विकास सर्वाधिक प्रभावित करता है बच्चों को। कहानियों इसमें क्या है, कहानियां सुनाएंगे तो इसमें बच्चा कल्पना करेगा और सृजनात्मकता होगा, जिससे बच्चों को सर्वाधिक प्रभावी होता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही है। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन है, तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।